वेल स्टूडेंट्स, एक और ट्रीटमेंट समझते हैं डिसोल्यूशन में, और ये ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ रिबेट ऑन बिल पेएबल और क्रेडिटर्स। देखिए, बिल पेएबल या क्रेडिटर दोनों की हमारी एक डेट होती है। अगर डिसोल्यूशन आज हो गया है और इनकी पेमेंट की जो डेट है आज से 2 महीने बाद की है, 2 मंथ लेटर है इनकी पेमेंट की डेट, ठीक है। लेकिन अगर आज ही इनका पेमेंट करते हैं इसी डेट में, तो जितने टाइम पीरियड के लिए, जितने मंथ के लिए हम पहले पेमेंट कर रहे हैं, उतने मंथ का हमें इंटरेस्ट उसमें लेस होकर पे करना पड़ेगा, ठीक है। यही है ट्रीटमेंट ऑफ रिबेट। जितने मंथ मैच्योरिटी डेट से पहले जितना पहले हम पेमेंट करते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए हमें रिबेट मिलता है अपनी पेमेंट के टोटल अमाउंट में। सबसे पहले तो ये समझते हैं क्वेश्चन के अंदर कैसे दिया हुआ होगा। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है तो उसमें लायबिलिटी साइड पर लिखे होंगे क्रेडिटर या फिर बिल पेएबल अमाउंट पर, ठीक है। एडजस्टमेंट में लिखा होगा दैट क्रेडिटर, एक एग्जांपल समझ रहे हैं, that creditor and bill payable were due on an average basis of 1 month after the date of dissolution। यानी कि क्रेडिटर और बिल पेएबल का जो भुगतान है वो हम 1 महीने बाद कर सकते हैं। नॉर्मल डिसोल्यूशन के 1 महीने बाद हमें करना, 1 महीने बाद तक हम कर सकते हैं। बट दे वर पेड ऑन डिसोल्यूशन, लेकिन वो डिसोल्यूशन की डेट पर ही पेड कर दिए गए, यानी कि वो कितने महीने पहले पे किए गए हैं, 1 मंथ, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। और इसके लिए उन्हें रिबेट मिला है, डिस्काउंट मिला है, और ये डिस्काउंट कितना है, 6% का। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? सिंपल ट्रीटमेंट है। देखिए, हमारे जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है वह 30,000 और हमारे इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट निकालना है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताता हूँ। ये हमारे जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है वह 30,000, 6% का हमें डिस्काउंट निकालना है, और कितने महीने के लिए निकालना है, 1 मंथ के लिए निकालना है। तो ये क्या हो गया, 1/12, आंसर आएगा 150 रुपीज़। और सेम बिल पेबल में भी इसी तरह आंसर आएगा 40। जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट हम लाइबिलिटीज़ की यहाँ पे करते हैं, तो रियलाइजेशन में ये अमाउंट कैसे लिखेंगे, रियलाइजेशन में टोटल अमाउंट लिखेंगे बिल पेएबल का और क्रेडिटर का, क्योंकि दोनों ही हमारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। और जब इनका पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करेंगे हम टू साइड पर। एंट्री क्या जाएगी, जो अमाउंट होगा बैंक या कैश लिखेंगे, और जो अमाउंट होगा उस अमाउंट में इस रिबेट को हमें लेस करना है। तो अमाउंट में रिबेट को लेस करने के बाद नेट अमाउंट हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगी एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ रिबेट ऑन क्रेडिटर और बिल पेएबल। वेल, एक और क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन है हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उन क्वेश्चंस में हमें बैलेंस शीट गिवन होती है, ठीक है। लेकिन अगर कभी हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होती तो वो बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ती है बाय द गिवन इंफॉर्मेशन टू अस। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हमारे पार्टनर हैं एम और एन, जो प्रॉफिट शेयर करें 2:3 में। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर कैपिटल वर्थ, डिसोल्यूशन की डेट पर उनकी कैपिटल का ये अमाउंट है। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 27,500। बैलेंस ऑफ कैश इज 760। द एसेट रिलीज 25,430। ये तो रियलाइजेशन अकाउंट का है, बैलेंस एसेट्स कितने के रियलाइज हो रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिसोल्यूशन, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। हमें सीखना है कि सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें बैलेंस शीट दी हुई नहीं होती, उसमें सबसे पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाना पड़ता है। उसके बाद हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट को ये ट्रीट करके चलते हैं कि जैसे बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, और इसी के बेस पर हम अपना रियलाइजेशन बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैश अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगी, इंफॉर्मेशन, और उसके बेस पे हमें क्या बनानी होगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एक बात और समझना बच्चों, कि जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमेशा क्या निकल कर आएगा, करंट एसेट्स, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थे। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन था, क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन था, कैपिटल का बैलेंस गिवन था ऑफ एम एंड एन, ठीक है, कैश का बैलेंस गिवन था, और दो और बैलेंस गिवन थे कि एसेट्स कितने के रियलाइज हुए और रियलाइजेशन के एक्सपेंस। अब सिंपल ये है कि हमें ये नहीं बताया था कि एसेट्स हैं कितने के क्वेश्चन में, तो वो एसेट्स का जो अमाउंट है वो हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट में से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर लाइबिलिटी साइड को हम ऐड कर दें और एसेट साइड को हम लेस कर दें, तो जो हमारा बैलेंस निकल कर आएगा
ये हमारा बैलेंस होगा सन्ड्री एसेट्स का, यानी ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सन्ड्री एसेट का यही बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिटर का ये बैलेंस, क्योंकि क्रेडिटर हमारे थर्ड पार्टी हैं, क्रेडिटर का ये बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और हम अपनी रियलाइजेशन जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में बनाते हुए आए हैं वैसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है।